बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल अगर आप देखें तो बयानात का तसलसल नहीं दिखाई दे रहा। यानी आज के दिन बयान कुछ और है, कल के दिन आप उसी सियासी पार्टी के किसी और रहनुमा का बयान सुनेंगे, वो किसी और पैराए में होगा। तो तज़ब्ज़ुब का शिकार इस आवाम इस वक्त हो चुकी है, मखमसे का शिकार हो चुकी है कि ये चाहते असल में क्या है। क्या ये आपस में गठजोड़ करना चाहते हैं? क्या ये अलहदा मैदान में उतरना चाहते हैं? क्या ये किसी दूसरे के बंदे तोड़ना चाहते हैं? क्या ये अपने बंदों पर हावी होना चाहते हैं? ये समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे, ये अगर माजी करीब में देखा जाए बहुत दूर की बात नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ 4-5 दिन पहले ही कहा था कि मियाँ साहब के इस्तिकबाल के लिए सबको जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव कुछ और है। मौलाना फजलुर रहमान आज किसी और पैराए में बात कर रहे हैं। पहले वो बात करते थे कि सर्दियों के अंदर इंतखाबात ना करवाएं क्योंकि बर्फबारी हो रही होगी, लोगों को वोट डालने में मुश्किलात का सामना होगा। आज वो कुछ और चीज़ें रख रहे हैं। वो जो चीज़ें रख रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल है? ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों के दरमियान अगर मुफाहमत नहीं होती तो उसका फ़ायदा उठाने की तैयारी कर रही है। वो फ़ायदा किस तरीके से उठाया जा सकता है, राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, ऐसी हालात क्या तब्दील हो रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर रहनुमाओं की बात की जाए, खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान दिया है, वो बयान किस पैराए में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, एक बड़ी क्लियर, आज खुर्शीद शाह का जो बयान है वो बड़ा खौफनाक बयान है। आज उन्होंने जो एमरजेंसी कहा कि एमरजेंसी की भी लग सकती है, एमरजेंसी की तरफ इशारा किया है, और साथ में उसने कहा मुझे हमें इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आते। यही बात है ना मुल्तान में जो उन्होंने गुफ्तगू की है। तो यासर साहब, इसके बाद तो मुझे ये लग रहा है कि खाली ये खुर्शीद शाह नहीं, बाकी तमाम सियासी जमातों को भी यही नज़र आ रहा है। इसलिए कि आज खुर्शीद शाह का बयान देख लें आप, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान देख लें आप, कि कल तक वो अडयाला जेल में बंद कैदी के लिए या हवालाती के लिए वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे चेयरमैन पीटीआई के लिए, और अब आज उनके अल्फाज क्या थे। आज वो कह रहे हैं कि कौम हमसे तंग आ गई, हमें सबको मिल जाना चाहिए, इस कौम के मतलब सोचना चाहिए। बात तो दुरुस्त है। आज वो कह रहे हैं कि मैं अपने मुखालिफ मेरा जेल में हो और मैं बाहर जलसे करूं, ये मुझे किसी सूरत में गवारा नहीं है। आज उनका स्टाइल, आज उनकी गुफ्तगू, आज वो तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इशारे दे रही हैं किसी और तरफ। यासर साहब, हालात याद करें, मैंने आपसे कहा था कि हम बैठे होंगे और जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो आपको हर एक चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह ये भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में आपको गैर मुतवक्को तौर पर कुछ बहुत छोटे स्कोर पे आउट होता है और कुछ बहुत लंबा स्कोर करता नज़र आ रहा है ना, पाकिस्तान की सियासत के वर्ल्ड कप में भी सेम यही कुछ हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब आने वाले दिन सियासत के दाव पेज, सियासत के मामलात और सियासत के हवाले से ऐसे अहम तरीन दिन होंगे कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। बहुत सी चीज़ों पर बहुत सा दबाव ख़त्म हो जाएगा। सियासत में इनकलाबी तौर पर बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर नए सियासी इत्तेहाद, नए सियासी इत्तेहाद का नई एडजस्टमेंट, ये चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। ये तो बड़ा मौलाना का लहजा बदला क्यों है? क्या ये लहजा जो है वो PMLN के लिए काबिल कबूल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 100% मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये लहजा उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए नहीं काबिल कबूल होगा कि मौजूदा सियासी सिनेरियो में अगर आप देखें तो नून लीग तो सिर्फ टारगेट किए हुआ है एक शख्स को, एक ही सियासी जमात को, जिसके सामने उन्हें पता है कि हमने इलेक्शन हार जाना है, जिसके सामने उन्हें पता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो उन्होंने फिर एक ही टारगेट किया हुआ है। उसके अलावा अब नून लीग को टारगेट करने वाले ज़्यादा हो गए हैं। आप देखें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब डायरेक्ट पहले वो नहीं करती थी, अब वो खुल के उनको टारगेट कर रही है। पीपल्स पार्टी खुल के सामने आ गई है। इसी तरह बाकी और भी सियासी जमातें जो मैं उन सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ जिन सियासी जमातों का वाकई एक सियासी वजूद है, जिन सियासी जमातों की सियासी अहमियत है, जो सियासी ग्रुप नहीं है, सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, वो खुल के सामने आ गई। तो मौलाना साहब एक बड़ी सियासी जमात है,
बेशक वो 2 सूबों तक महदूद हों, लेकिन वो खुल के सामने आ गए। उन्होंने भी बिल्कुल आज तनकीद तो नहीं की, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं वो मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल नहीं है। यासर किसी सूरत को काबिल कबूल नहीं। पैचअप नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये बयान पे आए। नहीं, पैचअप उचअप की क्या बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को जितने अच्छे तरीके से मनाना आता है ना, आप सोच नहीं सकते उतने अच्छे तरीके से कोई और बंदा मना ही नहीं सकता। तरला ही मशहूर है। नहीं, आपसे ज़्यादा किसको पता है? मेरे तरले थोड़ी ना सर। नहीं, आप नहीं तरला डालते। मैं आपसे ज़्यादा कितना पता, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट है कि नून लीग किस तरह मनाती है। मना लेती है वो, यासर साहब छोड़ दें, आप मना लेती है। आप मान गए तो बाकी क्या रह गया, तो वो मना लेती है। और मौलाना साहब उनके कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें अगर मसालत ना हुई, उस पर अगर सारी सियासी जमातों ने होश के नाखुन ना लिए, अगर इस पाकिस्तान की बिगड़ी हुई माशियत को संवारने में अपना किरदार अदा ना किया, अगर इस इंटायरम सेटअप के अंदर वो चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, तो इनको क्या तकलीफ थी, ये क्यों नहीं कर सके? आपने ख्वाजा आसफ की बात सुनी आज। अब आके इसहाक डार साहब को ये बयान देना पड़ गया है कि निगरान हुकूमत के जो फैसले हैं उसका तसलसल अगली मुंतखब हुकूमत भी करेगी। किधर करेगी, कौन करेगी? ऐसे झूठो झूठ चुड़ताली जाने दे यार। मुंतखब हुकूमत करेगी या फलां करेगी। जमहूरी हुकूमत जो है उसकी मसलतें होती हैं। बहुत कम जमहूरी हुकूमतें हैं जो सख्त फैसले करती हैं। अब वक्त है सख्त फैसलों का, अब वक्त है पाकिस्तान के इस्तेहकाम का, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बचाने का। अगर वो बचेगी तो सारे मामला ठीक होंगे, फिर ही हमारी सरहदी मामला जो है वो भी मजबूत होंगे। जब आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपके पास पीने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, कारोबार आपका नहीं है, कोई चीज़ आपके पास नहीं है, आम आदमी तरस रहा है और आप जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मार डालो रख लो, इस चीज़ के नारे लगा रहे हैं। तो अब ये इकट्ठे ना हुए और सब ने मिलकर ना सोचा, गलती करने वाले ने गलती की माफ़ी ना मांगी। देखें आज 4 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। ख्वाजा आसफ, मौलाना फजलुर रहमान, खुर्शीद शाह, इजाजुल हक, 4 ये बड़ी हैं और चारों में जो गुफ्तगू हुई है वो आपने सुनी ली है ना। मुख्तलिफ है सबकी मुख्तलिफ है, लेकिन गुफ्तगू सबकी मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज़ पे सबका इत्फाक है। वो चीज़ क्या है? वो ये है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के लिए एक होकर सोचना चाहिए। अब ये सोच कहाँ से आ गई? क्या मौलाना साहब ऐसी गुफ्तगू करते थे? खुर्शीद शाह साहब ने इशारा कुछ और कर दिया है, इसका मतलब उन्हें कुछ नज़र आ रहा है? यासर साहब हालात इतने अच्छे कोई नहीं। और मैं आपको ये बता दूँ, आज बाऊजी भी मुलाकात किसी से कर रहे हैं, घर में नहीं, घर से बाहर कर रहे हैं, अपने बड़े ख़ास कारकुनों से, ख़ास वोटर से। और उसमें वो क्या तो आज ये कहा ना कि दफ्तर में मेरा आखिरी दिन है, और उसके बाद इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से दुबई आएंगे, दुबई से फिर पाकिस्तान आएंगे। अब ये जो रूट पकड़ा है उन्होंने, हालांकि डॉक्टर साहब ने बड़ा सख्ती से मना किया, उस रिपोर्ट में बड़ा सख्ती से मना किया। डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी है। पता नहीं मियाँ साहब अब की बात डॉक्टर साहब की बात क्यों नहीं मान रही? उस वक्त तो फौरी तौर पर मान ली थी। आप पूछिएगा तो सही यासर साहब, आपसे टाइम लगे ना, ज़रा उनसे पूछिएगा कि मियाँ साहब आप क्यों नहीं मानते डॉक्टर साहब की बात? वो कह रहे हैं ना अभी ख़तरा है बड़ा, इतनी हालत अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि इनको दोबारा लंदन में आना चाहिए। मुल्क की हालत भी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे अपने यार मुल्क का छो नहीं यार, आपको मुल्क की हालत का इतना ख्याल होता 4 साल पहले ना आ जाते। 3 साल 11 महीने हो गए हैं आपको गए हुए, आप आना जाते पहले, आपको मुल्क का इतना ख्याल है। शहबाज शरीफ कहते हैं रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। हाँ, रियासत को बचना चाहिए, लेकिन रियासत को बचना चाहिए उन चोर लुटेरों से, डाकुओं से जो इस रियासत को लूटना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात में है, किसी भी सियासी गिरोह में है, किसी भी जगह पे है, कौन उनसे बचना चाहिए। आवाम को सोचने चाहिए। या सर एक काम ना करें जरा, जी सर, अगर आप इजाजत दे तो, और बुरा ना बनाए, बुरा ना बनाए तो सर। यार वो मेरा ख्याल आज इन्होंने, मैं आपको 2 फुटेज दिखाना चाहता हूँ यार, उसके बाद शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ ताकि मेरी बात सुने। आप मुझे बात करते हैं वाबस्तगी के हवाले से, दिल से आपके भी नहीं जाते हैं। नहीं, आप भी फिर सवालात नहीं, आप जो सुनवाना चाहते हैं। ये जो फुटेज सामने चल रही है ना जी, ये बहावलपुर का सबसे बड़ा जलसा है जी। जरा इस फुटेज में जलसे में देखें, याद सादक साहब से लेके सारे लोग मौजूद हैं, और तनवीर उल हसन साहब भी हैं और सऊद मजीद साहब भी हैं, सारे हैं। ये गौर करें, ये जलसा किसी
जलसा गाह में नहीं हो रहा। अब इसमें अगर आप गिनती कर लें, अगर ये 300 लोग हों तो मैं समझ तो बहुत बड़ा है, ये किसी के डेरे पे हो रहा है। देख रहे हैं आप, वो देखें ना सर, मुल्की माशी हालात ठीक नहीं है, जलसे के ऊपर बहुत करोड़ों रुपया लगता है, तो इसलिए वो बड़ी जगहों के इंतखाब। चले अब आपका माशी हालात के मुतालिक भी दिखाते, ये है जलसा आज का, ये है लोगों की दिलचस्पी। आप जरा मेहरबानी करें जी, वो भी दिखा दें यासर साहब को मुल्क की माशी हालात के वाले मैं उस पे मेरी बात नहीं, बात को सुने आप, देखें ना यार, आपको मुल्क की माशी हालात दिखाते हैं ना यार, वो भी दिखा दें जिसपे अता तारर साहब तकरीर फरमा रहे साउंड के साथ, जरा वो भी दिखा देना जरा, मेहरबानी करें, यासर साहब को पता चले मुल्की से आज जो है मुआशी हालात कितने खराब हैं, मुल्क अवाम के कितने खराब हैं, सियासतदानों के कितने अच्छे हैं। अंदाजा लगाए, तारर साहब तकरीर फरमा रहे हैं और लोग उठ के जाना शुरू हो गए हैं, फिर उन्हें ऐलान करना पड़ा जनाब वाफर मिकदार में खाने का इंतजाम किया गया, यहाँ से उठ के ना जाए। तो राणा साहब इससे बड़ी और क्या बात है, इससे ज्यादा खुदा तरसी क्या होगी, जब आपको पता है मुल्की हालात क्या है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं और आपने उनका एक बेहतरीन जगह पे इंतजाम किया हुआ बेहतरीन खाने। ये खाने का इंतज़ाम आम शहरी का नहीं हो सकता था, ये खाने का इंतज़ाम उस शख्स का नहीं हो सकता था जो आज भी जिसका बच्चा भूख से मर रहा है, उस शख्स का नहीं हो सकता था जिसके बच्चे को दूध पीने के लिए, जो दूध पिए हुए 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, उसका नहीं हो सकता था जिसके बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं है, उसका नहीं हो सकता था, ये इंतज़ाम उसके घर सामान नहीं जा सकता था कि जो औरत खाली हंडिया चूल्हे पर रख के बैठी हुई है उसके जगह नहीं ये खाना जा सकता था, जो आज गली मोहल्लों में चौकों चौराहों पे खड़े होकर मांग रहे हैं सफेद पोश। आप जलसे जुलूसों में लोगों को ये लारा लगा के लाते हैं कि जनाब 1 to 5 देंगे, बिरयानी देंगे। अब आपने सुना कौन था, अता तारर साहब थे, जलसे से खिताब फरमा रहे थे, लोगों ने जब उसे कहा डॉलर अरबों डॉलर, लोगों ने कहा झूठ बोल दिया, उठ के चारा शुरू हो गए। तो बाग आप जैसे एक साथ खड़े थे, उन्होंने माइक पकड़ा, जनाब बड़े खाने का इंतजाम है, और आप कहते हैं कि खाने का इंतजाम है। यार यासर साहब छोड़े खाने का इंतजाम, इसी जलसों के पैसे लगाएं यार उन लोगों पे जो गरीब बेचारा मर रहा है, जो भूख से मर रहा है, जिसको चाहिए पैसा। आपने इलेक्शन पे पैसा लगा रहे हैं, ये वो पैसा है जिसके तलक जुगनू मोहसिन ने कहा था, याद करें कि आपने IMF से कर्जा लिया और अपने MNS के उम्मीदवारों को, अपने MNS को आपने अरबों रुपए दे दिए। आप कह रहे हैं जनाब बड़े खुश होके कह रहे हैं, और इतने पैसे मरियम साहब के जलसे में भी दे देते यार, शादरे में भी, वहाँ पे 400-600 बंदा आगे वहाँ पे बैठ जाता। सर मुझे बोलने की इजाज़त? बोलो आगे, आप नहीं बोलना है, बोलना किसने और अच्छा, आप इतने मोहब्बत से मुझे बुलाते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, तो आपसे ही बात करने के लिए, आपकी फरमाइश के ऊपर हमने भी एक तज्ज़ियाती तौर पे लोगों की राय हासिल की है। नाज़रीन आपको दिखाते हैं मुल्क के तूल मुख्तलिफ शहरों में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से लोगों की क्या राय है कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और उसके अलावा अगर वो आ गए तो फिर कितनी बेहतरी आएगी, लोगों की राय क्या है, पहले वो सुनिए फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम उनका इस्तकबाल क्यों करेंगे, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, कौम के लिए क्या किया है, अपने लिए किया, जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया है, बेहतर है उधर ही रहना है पाकिस्तान। अब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, चाहिए तो उनको यहाँ खड़े होकर लड़ते हैं, ये भागने की सूरत जो है ना ये गलत है। नहीं, इस्तकबाल के लिए तो नहीं खैर जा रहे, लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि उसके आने से चले मुल्क का कोई बेहतरी हो जाए। वो नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब, 4 साल में नहीं आए, अभी कह रहे हो बीमार हो गया, केस खोल गए, कोई नहीं आने वाला। वो लूट मार सारी की हुई इन्होंने, कुछ भी नहीं किया गरीब आदमी के लिए, अब क्या करेंगे। तो मुश्किल लग रहा है, ये पहले भी अफवाहें रही थी, आज तक नहीं आया, मेडिकल रिपोर्ट उसने जमा करवा नहीं दी, मुश्किल ही लगता है। उनके आने से कोई महंगाई कम नहीं होगी, वो कौन सा जादू की छड़ी लेके आ रहे हैं, वो इधर आएंगे उन्होंने फिर रोना धोना शुरू कर देना है, जी वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। उसकी 200 बीमारी इकट्ठी हो गई है, उन्होंने जमा करवा दी हाई कोर्ट में, डर लगता है उनको जेल जाने से। नवाज शरीफ साहब 21 को आ रहे और आएंगे तो क्या करने आएंगे, क्या दिया इस कौम को, उन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने ना पहले कुछ किया ना अब कुछ करेंगे, उनके तो प्लेटलेट डाउन हो गए थे, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा राणा साहब, अगर आप किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं देते, कम से कम इतना क्रेडिट तो दें कि अवाम बोलना शुरू हुआ। आप हाँ ये आप सोचें, तो ये नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देना है इस बात का। नहीं, ये मैं ये आपको क्रेडिट देता हूँ, मुझे नहीं देना, ये बाबूजी को देना है। बाबूजी को इस बात का मैं क्रेडिट देता हूँ कि बाबूजी ने अवाम में इतना शऊर पैदा कर दिया है कि अवाम जो कल तक इनको सलूट करती थी और मियाँ दे नारे वजन के ये बात करती थी, अब लोग सड़कों पे खड़े होके, अब इनमें से किसी को ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ये कोई प्लांटेड नहीं, कोई शख्स भी चले, हम प्रोग्राम में कह रहे हैं किसी भी चौक में खड़े हो जाए, किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाए, ये सवाल आप किसी से करें, आगे से वो ऐसे सख्त जवाब देता है, तो इसका मतलब है अवाम में शऊर आ गया है।
और आप मुझे एक बात बताइए यासर साहब, ये संजीदा मजाक से हट के एक बात है, क्या इन हालात में जब हर गली मोहल्ले में इस बात का इल्म है तो आप क्या समझते हैं बाबूजी इलेक्शन जीत सकते हैं? बाबूजी क्या समझते होंगे? बाबूजी समझते हैं कि अभी तक पाकिस्तानी पागल है। वो समझते हैं कौम फिर मेरे पीछे लग जाएगी, और वो समझते हैं कि मैं जाऊंगा वहां पे मजमा इकट्ठा होगा, मैं कहूंगा इस तरह छड़ी लड़ाऊंगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए, जनाब आटा 50 रुपए किलो हो गया जी, वाह जी वाह, दूध 120 रुपए 100 रुपए किलो हो गया जी। कौन कहां से हो गया भाई? आप कहां से लाएंगे, कहां से देंगे? लोग अब वोटर वो नहीं है। दरअसल एक वक्त था आप उस वक्त आप थे जिला वतन यासर साहब, अब भी खुद साख्ता जिला वतनी तो गुजारी उन्होंने ना, उस वक्त जिला वतन थे। उस वक्त कहा जाता था जनाब 2 पार्टियां थी, एक इक़्तिदार में आती थी, दूसरी जो आती थी वो इंतज़ार करती थी, और आप वापस आते थे जनाब देखें हमें तो ज़बरदस्ती निकाला। अब तो आपको निकाला नहीं, आप निकले एम्बुलेंस में, एयरपोर्ट पहुंचे, अगर वो फुटेज देखें दोबारा आप जहाज में बैठे, तो मुझे आज भी याद है कि उस फुटेज को मैं कभी कभी जानबूझ के देखता हूं और सोचता हूं यार हम लोग इतने पागल हैं, या हमें इतना पागल समझा जाता है कि फिर जहाज में बैठते ही वो प्लेटलेट्स भी मुकम्मल हो गए, जहाज में बैठ, जिसने भी ये किया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया, किसी और ने किया, जिसने भी ये किया, प्लेटलेट्स भी मुकम्मल हो गए, ठीक ठाक भी हो गए, आगे अंगूर का गुच्छा भी भरा है, आगे सब कुछ भरा है, फिर आराम से एक लंबा सफर भी किया। वो कोई एयर एम्बुलेंस नहीं थी, और बेहतरीन तरीके से गए, और उसके बाद वहां पे कारोबार भी हुए, उसके बाद वहां पे हर चीज हुई, और आप और मैं यहां पे बैठ के बस ये सोचते रह गए कि यार ये आएंगे तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये आएंगे तो शायद इनके अपने और इनके और साथियों के मजीद हालात ठीक हो जाए, लेकिन मुझे ज़रूरत है इस मुल्क के हालात की, मुझे ज़रूरत है आम शहरी के हालात की, मुझे ज़रूरत है इस मुल्क के इस्तेहकाम की, सुवाई असबियत के खात्मे की, मुझे वो ज़रूरत है। मुझे वो हुकूमत अच्छी लगेगी जो इस मुल्क के लिए सोचेगी, जो गरीब आदमी के सोने का बंदोबस्त करेगी, उसके खाने का बंदोबस्त करेगी, उसकी मेडिसिन का बंदोबस्त करेगी, उसके बच्चों की एजुकेशन का बंदोबस्त करेगी, अपनी सरहदों को बेखरे मुहावजों के लिए सहूलतें देगी, अपनी पुलिस एहलकारों से रिश्वत छुड़वाएगी, अपने डॉक्टर्स जो यहां पे मौजूद है इसी मुल्क में रहने पे फख्र महसूस करेंगे, यहीं पे मुलाजमत करने पे फख्र महसूस करेंगे, हमारे नौजवान इसी मुल्क में काम करने को तरजीह देंगे। मुझे उस हुकूमत की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है कि जिसका लीडर, जिसके मतलब आपने अल्फाज सुन लें यासर साहब, तो आप तो लगाए उसके नारे। मैं तो बतौर एक सहाफ़ी मैं इस मुल्क की तर्जमानी करूँगा, मैं अवाम की तर्जमानी करूँगा, आप भी अवाम की तर्जमानी करते हैं, एक दूसरे से मजाक ज़रूर करते हैं। हमारा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है, हमारा तल्लक एक सियासी जमात से है, वो है पाकिस्तान। तो सबसे बड़ी अवाम पाकिस्तान और अवाम वो है, वो हमारा और किसी सियासी पाकिस्तान की वो वाहिद हकीकी सियासी जमात, जिसने हमेशा यही चाहा, जिसका मंशूर ये रहा कि मुल्क तरक्की करे, जिसका मंशूर ये रहा कि एशियन टाइगर बनने का नारा ना लगाया जाए, एशियन टाइगर बन के बताया जाए कि ऐसे बनते हैं। जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, काश वो हम में से होते तो हम बेहतरी की तरफ गामजन होते। राना साहब, अगर मौजूदा सिनेरियो देखा जाए, मुल्क का मुआशी बहरान से निकलने का इस वक्त जो तरीक़ाकार है, इसी को अगर आगे बढ़ाएं, IMF की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, दीगर स्टैटिस्टिक्स के इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स देखें, कहीं ना कहीं पे इस्तेहकाम आता दिखाई देता है। वो कहते हैं कि इस्तेहकाम आएगा लेकिन बहुत जल्द नहीं आ सकता, जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है। और हम ये ज़रूर दुआ करते हैं कि ये जो मजबूती है हकीकत पसंदाना हो, मसनूई ना हो, क्योंकि मसनूई जो तरक्की थी वो तो हमें बहुत से लोगों ने दिखाई है, ये जो अब हो रही है ये बेहतरी की बुनियाद पे हो। अगर इसी तरह से चलें तो हालात कब तक बेहतर होते देख रहे हो? इस मुल्क के अंदर हालात मुआशी इस्तेहकाम से हो, जो है ना, मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा, और सियासी इस्तेहकाम उस सूरत में होगा जब तमाम सियासी जमातें ये फ़ैसला कर लेंगी कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। बस मैं आपको क्लियर से बताऊँ,
नहीं तो मुझे वो जमहूरियत नहीं चाहिए जिस जमहूरियत में लोगों को आटे की लाइन में लगकर आटा लेते लेते अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ती है। मुझे वो जमहूरियत नहीं चाहिए कि सैलाब के पैसे हुक्मरानों के घरों में जाते हैं। मुझे वैसी जमहूरियत नहीं चाहिए कि जिसमें सच बोलना जुर्म होता है। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें डॉलर की ब्लैक मेलिंग से आप खरबोपति हो जाते हैं और अवाम जलील होते हैं। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें हुक्मरान सिर्फ अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर कराएं और पाकिस्तान में तवज्जो ना दें। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिस जमहूरियत के अंदर सिर्फ सियासी इंतकाम हो। मुझे ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिस जमहूरियत के अंदर मालदार अमीर से अमीर हो और गरीब गरीब से गरीब तर हो। और मुझे ऐसी जमहूरियत भी नहीं चाहिए जहाँ पर नौकरियाँ बिकती हों, जहाँ पर नौकरी फॉर सेल हो, जहाँ पर डिग्रियाँ जलाई जाती हों, जहाँ पर अनपढ़ वजीर हो, जहाँ पर पढ़ा लिखा चपरासी हो, हकरूब हो। हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। मुझे वो जमहूरियत चाहिए जिसमें आम आदमी का भला हो, जिसमें जो हम कहते थे ना कि इंसाफ दहलीज पर हो। कहते थे आदमी हर शख्स को हर सहूलत उसके घर की दहलीज पर मिले। गरीब का बच्चा अफसर बने, गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, इलाज एक ही अस्पताल में हो, खाना एक जैसा मिले, रात को कोई शख्स सड़क पे सोता नजर ना आए, किसी शख्स को आप भूखे सड़क पर मरते तरते हुए ना देखें। हमें वो जमहूरियत चाहिए। ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं नून लीग अगर खाम ख्याली में है तो उसके कुछ रहनुमा तो हकीकत पसंद होंगे, उन्हें मुस्तकबिल दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हम पे भारी पड़ेगा। सबको वो पार्टी के अंदर वावेला नहीं मचा रही या वो परेशानी में नहीं? कौन सुनता उनकी? किसकी जरूरत है? माजरत से शाहिदा खान नवासी ने शोर मचाया तो उसके साथ क्या हुआ आपको नहीं पता? सियासी जमातों, सबसे बड़ी पाकिस्तान में अमरीयत सियासी जमातों के अंदर है। ये मैं आपको ठीक कह रहा हूं। जो जी हजूरी करेगा उसका बल्ले बल्ले, जो जी हजूरी नहीं करेगा वो सबसे जो है वाहिर होगा। मैंने अभी आज एक फुटेज देखी, वो आपने भी देखी होगी। वो एक शख्स जो है बड़ा मोअज़्ज़ज़ शख्स है और मियाँ साहब के पास खड़े होकर मियाँ साहब की शान में कसीदे पढ़ रहा है और एक शेर सुना रहा है गाने की तौर में। देखा ना आपने वो वीडियो? ठीक है, मियाँ साहब उससे हाथ भी मिलाते हैं और बाहर जो 300 बंदे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे, जो उनके लिए जीने मरने के लिए खड़े थे, उनके लिए तो गाड़ी में फौरी बैठ के अंदर से हाथ लाते हैं कोई जरासीम ना लग जाए। जब हम रंगीले बादशाह की तरह, हमारे सियासतदान रंगीले, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जब हमारे सियासतदान रंगीले बादशाह की तरह इस चीज़ पर खुश हो के जो खुशामद करे वो ठीक है और अवाम मरती है तो मरती रहे, वो कहे नहीं सब ठीक है, तो फिर ऐसा हाल ही होता है। देखें यासर, इस मुल्क को ज़रूरत है ऐसे हुक्मरान की जो इस मुल्क के मतलब सोचता हो, जिसको ये फ़िक्र हो कि मैंने मुल्क को बचाना है, इसके अवाम को सहूलतें देनी है। ज़रा आप गौर करें ना, ज़रा मुझे ज़रा थोड़ा सा गौर करके बताएं और मुझे मेरा ये रिज़ल्ट निकाल के बताएं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया यासर साहब पर ही, उसने मुझे कहा जनाब मेरा कोई रिश्तेदार है वो पकड़ा हुआ था, वो आज रिलीज़ हो रहा था, तो मैंने कहा चला जाऊँ, मेरी रिश्तेदारी जो है तो वो है भी बेकसूर लेकिन चले, उसने जुर्म किया, मैं पकड़ना गया तो मुझे भी पकड़ के बिठा लिया। मैंने उस अफसर से पूछा यार आपने इनको क्यों बिठाया है, इनका कसूर क्या है? उन्होंने कहा जनाब ये क्यों आए हैं? मैंने कहा यार उसका रिश्तेदार है ना, तो वो क्यों आया बेचारा, उस रिश्तेदारी में आया? नहीं फिर आया तो फिर असीं लैके तो जावांगे ना, पूछांगे क्यों पीछे है। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर कानून के साथ कानून ये हो, जिस मुल्क के अंदर मुझे एक बात बताएं 4 बच्चों को दरिया में बाप फेंक दे और असल कहानी क्या निकले, जिस मुल्क के अंदर रोज़ाना के मुकदमात वो दर्ज हों जिसके मतलब आप सोच भी नहीं सकते, फिर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालात होंगे। यासर साहब, हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, इस कदर ख़राब हो चुके हैं। अखलाकी पस्ती हमें बहुत देखने को मिलती है। अखलाकी पस्ती तो है, रिश्वत का बाजार गर्म है। आए मुझे बताएं कौन सा काम जो है वो पैसे के बगैर होता है? मॉरली करप्ट हम अल्लाह पाक की कसम, सिर्फ एक सिंपल सी बात बता दो, सिंपल सी, आखिर में चलते चलते हम अपने पे ले रहे हैं, हम अपने पे। एक जर्नलिस्ट, या सर 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, ब्रेक है। एक जर्नलिस्ट ने इसी वलेंशिया में
ये बिल्कुल पास एक सोसाइटी में एक घर किराए पे लिया, अपना सहाफ़ी होने का तारुफ कराया, सिक्योरिटी घर के बाहर लगवाई, और जब उन्होंने पैसे मांगे, जो किराया और पैसे होते हैं, तो पता वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर क्या हुआ कि उनके ख़िलाफ़ ख़बरें शबरें सारा कुछ लगवाना शुरू कर दिया। तो मैंने जाके पूछा, यार ये क्या हमारी बरादरी को बदनाम कर रहे हो? तो आगे से कहा गया कि इस मुल्क में अगर सियासतदान ये सारा कुछ कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। शरीफ लोगों पे इल्ज़ाम लगा दे नहीं सकते। ये इल्ज़ाम लगाना आसान सी बात है यार, 1 मिनट से। यहाँ पे हम हों, आप हों, पुलिस हो, कोई भी हो, सब जो है वो इस डगल पे चल पड़े हैं कि हमने बस कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और कानून की हुक्मरानी जो है वो बिला तफरीक होनी चाहिए। ये ना हो कि किसी के लिए कुछ हार का हो, दूसरों के लिए कुछ हार हो, फिर वही मुआशरे के ऊपर बातें असरअंदाज होती हैं, फिर वो भी अपने दोस्तों के लिए मायार कुछ हार रखते हैं और दूसरों के लिए मायार कुछ हार रखते हैं। ये जो मॉरली करप्ट हम हुए हैं, इस गर्दाब में से बाहर निकलना होगा, तभी हम बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं। सियासी मुआशी मंजरनामे पे मजीद बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा सेवराज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद साहब का बयान, उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान, उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मियाँ साहब की वापसी के लिए तैयारियाँ, लेकिन फिर उसी सोच विचार में ये भी कि वापसी पे शायान शान अगर इस्तकबाल ना हुआ तो किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस सियासी हिजानी कैफियत में किसको हौसला अफजा नताइज मिल सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर सिंध तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तालपुर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर भाई, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या लगता है, ये जो खुर्शीद साहब इमरजेंसी वाली बातें कर रहे हैं, किन खदशात की बुनियाद पे कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात होने नहीं चाहिए थी, बीच में ऐसी कोई बात आनी नहीं चाहिए थी जिसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ात होते, या जिसमें हम देखते कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और दूसरों को लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ एक एक्स्ट्रा एज भी मिल रही है। जब हम देखते हैं कि सिंध में पूरा सेटअप चेंज हो गया, सिंध में आपका जो है आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से लेके आए गए, क्योंकि अभी सिंध में कोई अफसर नहीं है, जबकि बाकी पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपीके में वही सेटअप उसी तरह से चल रहा है। सारे सूबों में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, पर सिंध के सूबे में जो डेवलपमेंट के काम पुराने ऑनगोइंग थे वो भी रोक दिए गए। तो ये सब चीज़ें खदशात पैदा करती हैं। और उसके बाद द फाइनल नेल इन द कॉफन, जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, जो कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फिर खदशात पैदा होते हैं। पर मैंने एक खुशाइन बात ये भी देखी है कि जब भी ऐसे कोई खदशात हमारी तरफ से हमने जाहिर किए हैं, तो उसको इलेक्शन कमीशन ने अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया है। पहले अगर ज़्यादा टाइम ले रहे थे, तो अब इलेक्शन कमीशन ने कम से कम 90 दिन में तो नहीं कर रहे, पर जो टाइम पीरियड मांगा था उसको कुछ कम करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक मुस्बत चीज़ नज़र आती है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। उनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जब इनकी अपनी पीडीएम की हुकूमत थी, तब आते तो और भी बेहतर होता मेरे ख्याल से। केसेस को तब फेस करना भी ज़्यादा आसान होता। बकौल जितना आसान आज होगा, आसान तो अब भी होगा, पर इतना आसान नहीं होगा। तो हम उनको भी वेलकम करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब पार्टीज़ को इक्वल मौका मिला जाए, हर किसी के साथ एक ही रवैया हो, किसी एक के साथ अलग रवैया और दूसरे सूबे में अलग रवैया, तो वो चीज़ें हमें खदशा ज़रूर देती हैं। अच्छा फिलहाल साहब, मैंने आपने लाहौर के जलसे देखे हैं मुस्लिम लीग नून के, आपकी नज़र से गुजरते होंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब को रोक लिया गया, उनकी गाड़ी के साथ जो हुआ, मरीम साहबा सबसे बड़ी लीडर है, उनके जलसे में जो हुआ, और आज हमने अभी फुटेज भी चलाई है कि तारड़ साहब तकरीर कर रहे हैं, लोग उठ के जाना शुरू हो गए और उन्हें मजबूरन कहना पड़ा कि खाने का इंतज़ाम है, खा के जाइएगा, सीटों पर बैठ जाए। तो क्या जब सियासी जमातों से लोगों की अदम दिलचस्पी या सियासी जमातों से लोगों की नफ़रत शुरू हो जाए, तो उसे फिर आप किस तरफ जाता देखते हैं? देखिए, बड़ा एक क्लियर मैसेज पंजाब में आपको मिल रहा है नून लीग के लिए, अनफॉर्चुनेटली, कि उनके जलसों में लोग नहीं हैं। और अगर आप थोड़ा रिकॉल करें चंद दिन पहले तक, तो उनके जलसों में आपको जलसे के अंदर कैमरा नहीं लगाया जाता था, कैमरा सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे होता था। स्टेज पे ज़रूर रश अच्छी थी,
पर नीचे ऐसे लोग थे ही नहीं कि जिनको दिखाया जा सके। पर मजबूरन जब अलग अलग लोगों ने, पर्सनालिटीज़ ने, आपके एंकर पर्सन, आप जैसे लोगों ने, आप जैसे दोस्तों ने और दूसरी सियासी जमातों के लीडरों ने ये एक पॉइंट उठाया कि भाई कैमरा, हमें शहबाज शरीफ साहब को देख चुके हैं, हमें क्राउड देखना है। तो उसके बाद जब मजबूरन कैमरा की तरफ क्राउड, आपने ज़बरदस्ती कैमरा का रुख किया, तो उसके बाद कोई खुश आइन चीज़ें नून लीग के लिए नज़र नहीं आ रही हैं। और पहले जो मैं समझ रहा था कि बहुत ही एक ज़बरदस्त मुकाबला होना है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, तो अब मैं समझता हूँ कि इतना भी कोई बहुत ज़बरदस्त मुकाबला नहीं लग रहा है। मैं समझता हूँ अभी अनकरीब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में जलसे शुरू होने वाले हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से क्राउड हम गैदर करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि अभी इब्तदाई तौर पे ये जो टिकट्स की बंदरबांट है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से काफ़ी लोगों को टिकट ना दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उस मौके से फ़ायदा उठाना चाह रही है कि जिन लोगों को नून लीग टिकट नहीं दे रही उनको पीपी टिकट देगी? देखिए, हमारे पास पंजाब में कोई भी ऐसा हलका नहीं है जहां पर हमारे पास एप्लीकेशंस ना आई हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, पर हम ऑफ कोर्स देखेंगे और देख के अपनी गेम करेंगे। हमें ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो नून लीग को प्यार से, मोहब्बत से और अच्छी लीड से हरा सकें। तो मैं नहीं समझता कि अगर नून लीग से कोई नाराज होकर हमारे पास आएगा और वो एक अच्छा शख्स है, एक अच्छा सियासतदान है, उसका बैकग्राउंड क्लियर है और वो वोटों का मालिक है, तो हम बिल्कुल क्यों। लेकिन अगर इसी में कोई नाराज हो के आपकी तरफ आए, वोट हासिल करे, ना इधर वो जीत के लिए वोट हासिल कर सके, उधर वालों को भी डेंट डाल दे और कोई तीसरा फायदा उठा जाए, तो देखिए जी, अभी हम बात कर रहे हैं सदर जरदारी की नज़र की, तो इस नज़र में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। वो एक पलक झपक कर बता देंगे कि जो आ रहा है उसका इरादा क्या है और उसी वक्त फैसला करेंगे टिकट उनके पास जा रहा है या टिकट का रुख दूसरे तरफ कर रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक एक्सपीरियंस लीडरशिप है जो शायद और किसी पार्टी के पास अभी नहीं होगी। आपने देखा है। मैं भाई एक माजरत से बात करूं, बड़ी मासूमाना, नज़र तो वाकई बड़ी अच्छी है, लेकिन इस दफ़ा कई नज़र वाले आपको धोखा देंगे। नहीं जी, मैं आप मेरा इशारा समझ गया किस सूबे में कौन आपको धोखा देंगे। कई बहुत करीबी नज़र वाले आपको धोखा देंगे। मैं राणा साहब आपको यही बताने जा रहा हूँ कि हमें जो है आंखों ने धोखा नहीं दिया, हमें जो आंखें जहां से फिल्टर होके आती हैं उन्होंने शायद अच्छा वेरी लाइटेड नोट, बहुत मासूमाना जवाब दिया मैंने भी, सीरियसली मत लीजिएगा। अच्छा है। नहीं अच्छा जवाब है जी, क्योंकि जिसे हम समझते थे कि आपका है, अब आपके लोग कहते हैं हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ भी वही है। नहीं ऐसे नहीं है, पर मेरे ख्याल से जिस तरफ चीजें जा रही थी, जितना स्मूथली चल रही थी उतनी स्मूथ नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, राणा साहब, बड़े डिफिकल्ट टाइम्स, टफ टाइम्स देखे हैं। पिछली जो इलेक्शन थी 2018 की, उसमें किस तरह हम लड़े और हमारे साथ क्या हुआ वो तो हम जो कैंडिडेट्स थे वो जानते हैं किस तरह हम इलेक्शन लड़े और बड़ी बड़ी लीड्स देके आए। तो इन छोटी मोटी चीज़ों से हमें फर्क नहीं पड़ता, इतनी हमें ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे भी जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, तो मैं आपको बताऊँ, जो मेरा अंदाज़ा है अनकरीब जब नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले होंगे और अगर उन्होंने अपना इरादा चेंज ना किया, वापस आने का बरकरार रहे अपने फैसले पे, तो एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि ये लोग बता देंगे कि भाई क्योंकि इनको खतरा है, इनको सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी टाइट है, तो हम जो है वार्म जो वेलकम है वो नहीं कर रहे, सिर्फ शराफत से उनको घर लेके बिठा देंगे। मेरे ख्याल से ये बड़ा जल्द हम देखने वाले, जो हालात पंजाब के चल रहे हैं उस हिसाब से मेरी ये प्रेडिक्शन है। अच्छा, ये मौलाना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि मुखालिफ कैद में और जलसे करूं, मज़ा नहीं आए। अब वो क्या खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं या फिर वो बात कर रहे हैं, उन्हें आइंदा का मंजरनामा दिखाई दे चुका है कि मियाँ साहब आएंगे और जेल में चले जाएंगे? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से आप और मैं भी यही देख रहे हैं कि मियाँ साहब तो जेल में जाएंगे ही जाएंगे, पर मैं समझता हूँ जेल में बड़ी अच्छी सहूलियात होंगी। 5 स्टार होटल का समा होगा जेल के अंदर और कुछ ना कुछ जो टाइम है जो लगता है वो गुजार के बाहर आ जाएंगे। शायद हाल भी हो जाएंगे, नाअहली भी शायद खत्म हो जाएगी। मेरे हो सकता है कि उनकी किस्मत शर्जील इनाम मेमन साहब जैसी ना हो सर। देखिए, शर्जील इनाम मेमन जैसी किस्मत तो बड़े कम लोगों की है। ये तो पारस है, पारस, पत्थर को भी हाथ लगाते तो सोन हो जाता है। मुझे ये तो बता दें, मियाँ साहब ने आज तक वैसे
कौन सी जेल ऐसी काटी है जो 5 स्टार होटल वाली नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ इमरान न्याजी ने जो है, जो जिस तरह की सोच रखते थे और जिस तरह की उनकी गंदी ज़हनियत थी, तो उनने पूरी कोशिश की उनके AC, TV, रेडियो तक निकालने की। पर अब मेरे ख्याल से वो नहीं होगा, अब बड़ा डिफरेंट सा इनको माहौल मिलने वाला है। पर जेल तो खैर जेल है, जेल को कैसे भी कर दे, जेल तो जेल रहती है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो उनके पास जमानत होगी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए जी, ये राणा साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो आजकल बहुत कुछ जादू की छड़ियाँ चला सकते हैं। जादू तो उनको आता है। क्या आप क्या समझते हैं सिर्फ पिंकी पीढ़ी है कि इमरान खान के पास थी और किसी के पास पिंकी पीढ़ी नहीं है? बिल्कुल है जी, इनके पास भी जादूगर हैं और आजकल जादूगर बड़ा अच्छा काम करें, बड़े खुश हैं। इनका जादूगर कौन है? इनके जादूगर का नाम लेने की मेरी तो हिम्मत नहीं, आप ले लें तो ले लें। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं नवाज शरीफ निजात दहिंदा बन के वापस आ रहे हैं। ये किसके लिए निजात दहिंदा होंगे? पार्टी के लिए? हाँ, अल्लाह करे ऐसे ही हो। हम तो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई खुशखबरी, कोई खुश नेमत चीज़ें लेके आएँ। पर मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम मियाँ साहब को आजमा चुके हैं, बार बार आजमा चुके हैं। 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एक बार उनका भाई प्राइम मिनिस्टर सदर जरदारी की वसीले अल्लाह की मर्जी से बन चुका है। तो अब लोगों को चेंज चाहिए। लोग देखना चाहते हैं एक नया चेहरा, एक नौजवान चेहरा बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में इंशाअल्लाह ताला। और मेरे ख्याल से जो मसले मसाइल लोगों को कितना चेंज चाहिए और लोग किसका इंतखाब करेंगे, वक्त का इंतजार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कहते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक अहम इशू के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। शेवदास ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए, यहाँ पे अवामी मसाइल भी हैं, यहाँ पे मुआशी मसाइल भी हैं, यहाँ पे सियासी मसाइल भी हैं। तमाम मसाइल को हल करना है। हमने दहाइयों तक मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी भी बर्बरियत का मुजाहरा हुआ, वहाँ पे हमने अखलाकी तौर पे बहुत से लोगों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी। पाकिस्तान आए, बसे, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर अगर मुश्किल है और अफ़गानिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो किसी हद तक मुस्तहकम हो चुकी है, तो अखलाकी तौर पे ये बनता है कि जो लोग पाकिस्तान में आके रिहाइश पजीर थे तो वापस चले जाते। पाकिस्तान की इस वक्त निगरान हुकूमत और उसके अलावा तमाम लोग इस बात के ऊपर कायल हो चुके हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बोझ बने हुए हैं, एक तो वो हैं जो कानूनी तौर पे अब रिहाइश पजीर हो चुके हैं, जो शनाख्ती कार्ड बनवा चुके हैं, लेकिन मराहिल के अंदर इनको वापस भिजवाना है। इब्तदाई तौर पे गैर कानूनी मुकीम अफगानी बाशिंदों को वापस भिजवाने के लिए इस वक्त प्रोसेस जो है वो अमल में आ रहा है। अब उस प्रोसेस में किस हद तक हमें तंगी का सामना है और बुनियादी तौर पे हमें नैरेटिव क्या बनाना है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आप देखिए, मुश्किल वक्त में भी साथ दिया और उस मुश्किल से निकलने के लिए भी साथ दिया। अब अगर हम मुश्किल में हैं और कोई दूसरा आसानी में आ चुका है तो उसका हक क्या बनता है? आई थिंक पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है, थोड़ा सा हमें टाइम दें। जो बैकग्राउंड है आई थिंक बताना बड़ा जरूरी है और मेरा एक मैसेज भी है टू दी अफगान गवर्नमेंट, वो इंशाल्लाह इसके अंदर मैं शामिल करूंगा। उसमें 2 बड़ी इंटरवेंशन हुई। आपको पता है सोवियत यूनियन और यूएसए की, इसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं था। लोग आके एक 9 साल बैठा रहा, दूसरा जो है वो 20 साल बैठा रहा अमेरिका जो, और उसके अंदर 4 वेव्स निकली हैं इमिग्रेंट्स की और बल्क उसका 70% पाकिस्तान ने एब्जॉर्ब किया। और उसके अंदर आप देखें कि शुरू वाले लेट्स से अफगान जहाज जो था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, वहां से अगर देखा जाए तो पीक पे 50 लाख था और आज हम फिर 50 लाख ही टच कर रहे हैं। कुछ फिगर्स बता रहे हैं शायद क्रॉस कर चुके हैं। अभी जब अमेरिकन इनकलाब हुआ है तो उसमें देखा जाए तो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एडजस्ट किया। सोवियत यूनियन आया था तब भी एडजस्ट किया था, हमारा कोई कसूर नहीं था कि अफगानिस्तान में हमने किसी को बुलाया नहीं था। सो बेसिकली पाकिस्तान शिकार रहा है सर्कमस्टांसिस का और एक शटर जोन है वेस्ट एशिया जहाँ पे हमेशा लड़ाई रही। सो अगर इसमें अभी देखा जाए अमेरिकन इनकलाब के बाद तकरीबन 6 लाख तो वो थे जो एलीट थी इनकी, इसमें अफगान ब्यूरोक्रेसी थी, पुलिस थी, फौज के अफसरान थे और पैसे वाले थे। उनको वादा किया गया कि जी आप जो है इधर आए, ट्रांजिट करें। और फिर इसमें एक फिगर है यूरोपियन यूनियन ने लेना था 2,71,000। सो ऑल टोल्ड यानी ये प्लेज है इंटरनेशनल कम्युनिटी की और इन 6 लाख के साथ फिर और लोग भी आए तो इस वक्त 17 लाख इलीगल अफगान यहाँ पे मुकीम है।
हमें कोई इशू नहीं, जो ऑलरेडी पहले हैं हमारे बहन भाई हैं, वी बेसिकली उनकी हेल्प भी की है, उनको अकोमोडेट किया है। तो 50 लाख का मतलब है कि यूरोप के काफी सारे ममालिक हैं जिनकी अपनी आबादी 50 लाख नहीं है, इतना बड़ा आई वुड से कि लोड पाकिस्तान ने लिया हुआ है। साथ क्या आ रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग इज टेररिज्म। इसके अंदर एक नार्को और माफिया कॉरिडोर बन चुका है पाकिस्तान अफगानिस्तान, जिसके अंदर स्मगलिंग है, डॉलर उधर जा रहा था, $5 मिलियन रोजाना जा रहे थे। जस्ट इमेजिन ये जब क्रैकडाउन शुरू हुआ है। तो अगर हम अपना घर ठीक करना चाहते हैं तो किसी को क्यों इतराज होना चाहिए। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपनी मुनाफकत खत्म करनी चाहिए कि जो प्लेजेस हैं ये 6 लाख को तो लेना, और जिस वो चल रहे हैं इतनी मजाका खेज है कि यूरोपियन यूनियन 271 बंदे टोटल लिए हैं जिनको प्रॉपर्ली सेटल किया है, और 2,71,000 उन्होंने लेने थे। सो ऑल टोल्ड आई थिंक देयर इज रिस्पांसिबिलिटी। जिन्होंने अमेरिका और यूरोप जाना है उधर तशरीफ ले जाए, जिन्होंने काबुल जाना है वहां चले जाए। वैसे अफगान करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, वहाँ पे बड़ा आई थिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सो ऑल टोल्ड ये बड़ा सही डिसीजन है। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। सो स्टेट हैज पुट इज फुट डाउन, और पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने मफाद का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मिलिट साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हमने अपना हक भी अदा कर दिया, बल्कि हक से भी आगे अदा कर दिया। हमने अपना हिस्सा भी इन्हें दे दिया, और यहाँ तक कि जिसके इंतहा कोई नहीं। फिर हमने शहादतें भी ली, हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों फौजी, आम शहरी, पुलिस एहलकार शहीद भी हुए, और इन्हीं लोगों के हाथों हुए जिन लोगों को आज ये फिर ट्रेन करके अपने पास रख रहे हैं। बहुत सी वीडियोस आज तो मंजरे आम पर भी आ गई, सारा कुछ हो गया। तो क्या अब हम पूरी दुनिया फैसला करे ना करे, हमने तो फैसला कर लिया, और जो फैसला नहीं करता, जो अब भी इनको सपोर्ट करता है, मेरा ख्याल है उसके मतलब भी अब पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए। जी एग्जैक्टली, इंटरनली आई थिंक इस पे बड़ा प्ले किया गया। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े पॉलिटिकल लीडर उन्होंने आई थिंक जो जाली शनाख्ती कार्ड है उसको बनाने में मदद की, बिकॉज इसमें एक वोट बैंक भी है। केपी और बलूचिस्तान में वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और कुछ मजहबी जमातें भी इसको यूज करती हैं। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि अपने घर को आग लगी। नहीं, आप कराची के क्यों नहीं इसका जिक्र कर रहे, आप पंजाब का क्यों नहीं जिक्र कर रहे? है तो ये चारों सूबों में, आपको भी पता, मुझे भी पता है। जी एग्जैक्टली, इधर भी है, लेकिन वो इंटेंस उधर रहा है। बाकी जो बिजनेसेस है जिसका जिक्र हुआ, आपका जो आड़त का काम है, इसके बाद बड़ा मार्केट है, इसमें 80% ये कंट्रोल हो चुका है। लेकिन ये है कि अगर ये इलीगल है, अभी एक फिगर था कि $35 बिलियन का तो सिर्फ बड़ा मार्केटों में आपका स्पेयर पार्ट, आपका कपड़ा पड़ा हुआ है विदाउट कस्टम्स, और हमारा स्मीडा हो गया या छोटा ट्रेडर किधर मुकाबला करेगा इस चीज का। तो इस माफिया कॉरिडोर में अपने लोग भी शामिल हैं, और इसी तरीके से जो UNHCR का ऑफिस, उसको काफी आई थिंक मैनिपुलेट किया जाता है बलूचिस्तान और केपी में, उनको भी आई थिंक ये चीज दिखाने की जरूरत है। इसमें एक मैं ऐड करूंगा कि अभी इंटरनेशनल प्रेशर जो है ना, स्पेशली रीजनल प्रेशर आ रहा है तालिबान गवर्नमेंट पे। उससे पहले मेरा मैसेज है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब को, जिन्होंने कहा जी कि ये आप थोड़ा होल्ड करें कि आप क्यों ऐसी फिजा कायम नहीं करते अफगानिस्तान में जो फियर के बगैर हो, जिसमें खवातीन के हकूक हो। क्या ये 17 लाख जो हम बात करें आपके शहरी नहीं हैं? इस्लाम के कौन से असूल के तहत इन लोगों को आप बाहर रख सकते हैं जो आपके शहरी हैं? आप क्यों जनरल एमनेस्टी नहीं दे देते? तो एक फियर फैक्टर है, वहां पे लोग नहीं जाना चाहते। इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक फैक्टर, बिकॉज ये लोग जो आए हैं, स्पेशली 6 लाख जो एलीट थी, दे वर पार्ट ऑफ लेट्स से। आप ब्रिगेडियर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से भेजना चाहते हैं तो अफगानिस्तान में भी वेलकम करने के लिए हुकूमत जो है वो आगे नहीं बढ़ रही? जी एग्जैक्टली, देखे ना जी, अगर खुदा ना खास्ता हमारे कुछ शहरी हो तो हम तो उनको वेलकम करते, इरिस्पेक्टिव ऑफ के ओरिएंटेशन क्या है। बात सिर्फ यही है कि जो है ना बेसिकली वही है, मीठा मीठा हड़प और कड़वा थू थू। अभी प्रेशर पाकिस्तान पे डेवलप हो रहा है, लेकिन रीजनली आई थिंक बड़ी मेजर चेंज आई है, बिकॉज अभी मॉस्को फॉर्मेट हुआ जो काजान में हुआ रशिया में, उसके अंदर रीजनल कंट्री से 1 मिनट मैं लूंगा। इसमें इमीडिएट पेरिफेरी है जो अफगानिस्तान की, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया, और आउटर पेरिफेरी वाले लोग थे जिसमें अभी हैड सऊदी अरेबिया, टर्की, कतर और UAE। और उसमें मुत्तकी साहब वहाँ बैठे हुए थे, इनको बड़ा क्लियरली कहा गया कि भाई साहब अभी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का दौर है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो आप ये टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें। बिकॉज अगर आप पाकिस्तान को करेंगे और रिटेलिएशन में लेट से पाकिस्तान कुछ मैयर लेता है तो अफगान गवर्नमेंट जो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगी, तो एक 5वीं वेव शुरू हो जाएगी, और जिसका जिधर मुंह होगा उधर चलेगा। नोबडी वांट्स अफगानिस्तान टू कोलैप्स। सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, और अफगानिस्तान कहते हैं हमें रिकॉग्नाइज करें। इंडिया में इनकी एम्बेसी बंद कर दी है, बिकॉज ये अपना एम्बेसडर वहां पे पोस्ट नहीं कर सके थे, और उनकी शायद डॉलर भी नहीं है उनके पास। सो अगर आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना है, आपने 21st सेंचुरी का ये तीसरा डेकेड शुरू है,
आप एक जजीरा बन के नहीं रह सकते। तो इंटरनली भी एक्सटर्नली जो है दे हैव टू आई थिंक नाउ वॉक द टॉक। वकार साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, और ये इसी तरह है और इंशाल्लाह हालात बेहतर भी हो जाएंगे जब फैसला कर लिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे हम सबको दीजिए इजाज़त। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब इस हवाले से अपना वक्त दे रहे हैं, सर आपका शुक्रिया। कल होगी आपसे मुलाकात, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।